नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा गाहे बगाहे देश भर में इस वक्त चल रही है। कई बार स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे पर संशय की स्थिति बनी हुई है। बात हो रही है पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की, यानी E20 और E10 फ्यूल की। ये खबरें थी कि E25 फ्यूल भी आएगा, लेकिन फिलहाल उसकी चर्चा होती हुई नहीं दिख रही है। वजह यह भी है कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, उस हालात में सरकार अभी थोड़ा सा बचकर चलना चाहती है। सर, ये दावा किया गया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उससे पेट्रोल का आयात घट रहा है। उससे सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इस एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा ये हुआ है कि किसानों की आय बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से प्रदूषण भी कम हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ये प्रश्न आया कि क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारी गाड़ियां जो वो ठीक से परफॉर्म कर रही हैं? क्या जो दावा किया जा रहा है उनकी माइलेज घट रही है? इस दावे में कितनी सच्चाई है? और अगर ये भ्रामक दावा है तो फिर इस दावे में इसकी भ्रामकता को दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? अगर ये संशय है तो ये दूर कैसे होगा? एक्सपर्ट्स को बैठाया गया, एक्सपर्ट्स मीडिया के सामने आए, फिर भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि आखिर सरकार विकल्प क्यों नहीं दे रही है। गाड़ियों में E20 फ्यूल ही डलवाना पड़ रहा है। अगर कोई बिना एथेनॉल मिले पेट्रोल डलवाना चाहे तो उसका विकल्प उसे पेट्रोल पंप पर क्यों नहीं मिल रहा है? अगर 2023 के बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग की गाड़ियां उसके अनुरूप बन रही हैं, तो उससे पहले की जो गाड़ियां हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्या उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला E20 फ्यूल डालने से उन गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है? कहीं रबड़ की बात हो रही है, कहीं माइलेज की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। इन सब संशय के समाधान की प्रतीक्षा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। वहीं इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये E20 फ्यूल थोपा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब भले ही रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय एक प्रेस रिलीज जारी करके बताए कि ऐसा कोई संकट नहीं है, भले ही एक्सपर्ट सामने आकर कहें कि ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जिस संशय की बात बार बार हो रही है उसको पुख्ता तरीके से दूर करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में करोड़ों बाइक और गाड़ियां हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 फ्यूल वो डलवा रहे हैं, और अगर ये संशय घर कर रहा है तो इसे दूर करने की जिम्मेदारी भी उतने ही पुख्ता तरीके से सरकार की है। एक और ये कहा गया कि ये जो टारगेट था ये 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। बताया गया कि बहुत सारे देशों में E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल चल रहा है। ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन क्या हमने इसमें जल्दबाजी की है? क्या जल्दबाजी की वजह से ये संशय जो है वो मंडराया है और इसे दूर करने में दिक्कत हो रही है? इस पर बात करेंगे। पहले सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो। लिखित में दे दो कि अगर किसी गाड़ी की, तुम्हारी गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा कम हो जाती है तो क्या आप उस बंदे को माइलेज के लिए कॉम्पेंसेट करोगे? अगर आपके इथेनॉल गाड़ी में इथेनॉल E20 इस्तेमाल करने से अगर गाड़ी खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है, तो क्या उस गाड़ी के कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट आप कॉम्पेंसेट करोगे? और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ गए हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। एथेनॉल एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, जिनकी आज की चर्चा में सबसे ज्यादा जरूरत है, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से नीतीश चौरसिया जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स जी के पास चलते हैं। आलोक जी, ये जो संशय बना, ये जो E25 की बात थी, E20 पेट्रोल मिल रहा है, अभी तक तो इस पर स्पष्टीकरण आ रहे थे, तमाम बातें हो रही थी। आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जिन कंपनियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि उनके मैनुअल में कुछ और लिखा हुआ है। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि आखिर आप थोप क्यों रहे हैं E20?
आप विकल्प क्यों नहीं देते कि जिसको डलवाना है डलवाए, जो नहीं डलवाना चाहता वो ना डलवाए? देखिए वरुण जी, हम्म। ये एथेनॉल के बारे में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम्म। एथेनॉल दूसरे देशों में बहुत पूर्व से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना काल में हमने सुई का इन्वेंशन किया तो बहुत से लोगों ने, बहुत धर्म के लोगों ने कहा कि ये जी हमारे लायक नहीं है, या इसको लेने से हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बाद में देश के, मैं समझता हूं अधिकांश लोगों ने उसकी सारी डोजें ली। कुछ लोगों ने एक डोज छोड़ दी होगी, तीसरी वाली, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसको लिया। शुरू में उसके बारे में बहुत भ्रम फैला दिया गया और इसके कारण काफी परेशानी भी हो रही थी। जब ब्राजील में या फिर अमेरिका में ये वर्षों वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है, हम समझते हैं उन जगहों में हमारे यहाँ से भी अच्छी अच्छी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही होंगी, तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इंजन सीज हो रहा है, माइलेज कम हो रही है, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन इसके ऊपर तो ज्यादा प्रकाश डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम लोग तो एथेनॉल एक्सपर्ट है नहीं और ना एथेनॉल के बारे में ज्यादा क्षमता से जानकारी जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि एथेनॉल के मिलाने से तेल का दाम कम हो सकता है और इसके उत्पादन से देश के किसानों को फायदा हो जाएगा और अन्य लोगों को के जेब पर राहत मिलेगी। तो हम तो यही सोच के इस काम को, थोड़ी सी जो टेक्निकल बात है कि देश की जो करोड़ों गाड़ियां हैं, क्या वो E20 के लिए रेडी हैं? अगर ये मान लिया जाए कि 2023 के बाद गाड़ियां ऐसी बनने लगी जो E20 फ्यूल के लिए परफेक्ट है, तो 2023 से पहले की भी करोड़ों गाड़ियां हैं, क्या जो कस्टमर है वो अपनी मर्जी का फ्यूल नहीं डलवा सकता? E20 कंपलसरी हुआ, इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल है कि ये मान सकता हूं मैं कि अगर उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना होगा जो उसको अडेप्ट कर ले एथेनॉल को, उस काम को भी हम कर सकते हैं। हो सकता है अभी इसको हम कहेंगे टीदिंग प्रॉब्लम्स, इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स, लेकिन इन सब पर हम पाल पालेंगे और अंतोगत्वा एथेनॉल को मिक्स करके हम गाड़ी पेट्रोल में और डीजल में हम उसका इस्तेमाल करने लायक बन जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं बाकी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के पास बाद में आता हूं, एक बार सुशील जी के पास जरा चलते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी, अब आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है ये जानने में कि एथेनॉल से गाड़ी की माइलेज पे फर्क पड़ भी सकता है या नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, या कुछ परसेंट हो भी सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर 2023 से पहले की गाड़ी है, या ये कह दिया जाए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए इस पे सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है? हाँ। सर ऐसा है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल और पेट्रोल दो अलग तरह के केमिकल कंपाउंड हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। पेट्रोल जो है वो गैसोलीन है, वो मतलब कि हाइड्रोकार्बन है, और इथेनॉल एक जो है एक अल्कोहल है। ये दोनों दो अलग तरह के कंपाउंड है। जब आप मतलब वो दो चीजों को मिला देंगे जिनके केमिकल नेचर अलग अलग है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मतलब इंजन में जाकर के वो जो है एक अलग तरह की समस्या खड़ी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो इथेनॉल का जो नेचर है, इथेनॉल जो है एक अल्कोहल है। अल्कोहल का की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को, जो एटमॉस्फेयर में जो नमी है, वो जैसे ही मतलब कि इथेनॉल, पेट्रोल में आप इथेनॉल को डालते हैं तो इथेनॉल जो है वो एटमॉस्फेयर में जो मतलब कि नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
इथेनॉल ने जो नमी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यानी पानी जो है इथेनॉल के अंदर चला गया, यानी जो पानी जो है मतलब आपका जो इंजन है उसके अंदर चला गया। वो जैसे ही जो है इथेनॉल की इस प्रॉपर्टी के कारण, चूंकि इथेनॉल और पानी के बीच में मतलब बॉन्डिंग होती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके तहत इथेनॉल पानी में जो है हर मतलब रेशियो में मतलब मिसबल है, मतलब कि मिल जाता है इथेनॉल। और इथेनॉल पेट्रोल के अंदर पानी के साथ जो है वो 2 लेयर बना लेता है, और वो जो पानी है जब इंजन में चला गया तो वो जो इंजन के पार्ट्स हैं उनको खराब करने लगता है। अच्छा, एक तो और उस पानी में चूंकि डिजोल्व ऑक्सीजन है तो वो जो है जंग लगना चालू हो जाता है इंजन में। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। और अच्छा, जब उसमें जंग लगेगा तो उसके पार्ट्स जो है वो गलने लगते हैं। केमिस्ट्री की एक प्रोसेस है कोरोजन, तो उसके पार्ट जब गलने लगेंगे तो फ्यूल का लीक होना, कार्बोरेटर का खराब होना, ये सब घटनाएं मतलब की होंगी। एक प्रॉब्लम ये है, ये किसके कारण हुआ है? दैट इज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन पेट्रोल। ये पेट्रोल की ये जो इथेनॉल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जब वो दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इथेनॉल है उसका, क्योंकि वो मतलब ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो गया है, कोई भी ईंधन, उस ईंधन से आपको जो है केमिकल एनर्जी मिलती है, वो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो कोई भी ईंधन को वो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इथेनॉल जो है, इथेनॉल जब जलता है मतलब ऑक्सीजन में, तो वो जो है कम केमिकल एनर्जी पैदा करता है। उस कम केमिकल एनर्जी के कारण जो है मैकेनिकल एनर्जी भी मतलब आपके जो मतलब आपकी ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसको कम मिलती है, जिसके कारण माइलेज वगैरह उसके कम हो जाता है। डॉक्टर, थोड़ा सा जरा सा लेमन वाली भाषा में मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये अमेरिका या ब्राजील जहां E27 का इस्तेमाल हो रहा है और सबसे ज्यादा वहीं इस्तेमाल हो रहा है, और थाईलैंड में भी यूज हो रहा है, तो क्या उन्होंने ठीक से जो पूरा समय देकर, पूरा क्या कहते हैं, एक तरीके से समयबद्ध तरीके में, चरणबद्ध तरीके में वो आगे बढ़े, इसलिए वहां दिक्कत नहीं आई? वो उनकी इंजन की डिजाइनिंग में फर्क होगा। उनका जो इंजन है ना वो मेटेलिक, वो उसमें मेटल वाला जो वो, इंडिया में ये जो किया गया है मेरे हिसाब से ये जो है थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है, क्योंकि इथेनॉल की जो प्रॉपर्टी है उससे जो उसको रोकने के लिए कि वाटर जो उसमें जाके 2 लेयर बन जाता है, उसके इंजन में पानी भी आ जाता है, तो वो जो पानी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस पानी से है, वो जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ठीक है, ओके। संदीप त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है इस मसले पर? क्योंकि एक वीडियो बड़ा शेयर किया जा रहा है 2005 का, तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर को सदन में संबोधित करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एथेनॉल की ओर हमें बढ़ना है और हम सिर्फ कागज पर नहीं, हमें इस काम को करके दिखाना है। ये बात सच्चाई है कि इसमें तेजी जो है वो 2017-18 के आसपास आई, और अब हम एथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियां चला भी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अभी आपने सुना कि वत्स साहब ये कह रहे हैं कि शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, इसलिए भ्रम और संशय की स्थिति बन रही है और बनाई जा रही है, लेकिन ये कई देशों में सफलतापूर्वक कामयाब रहा है। और हमें अगर निर्भरता कम करनी है और विदेशी मुद्रा बचानी है, किसानों का भला करना है, तो यही फ्यूचर है। और यहां तो बात हो रही है E100 तक जानी थी। वरुण जी, एक कहावत है हमारे यहाँ, आधा धुंध के राज में गधा पंजीरी खाए। उसका मतलब ये होता है सर कि जिस तरीके से पहले अभी बात आई कोरोना की, हमारे आलोक जी ने कोरोना की भी बात की। पहले कोई चीजें आती थी उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट होता था, उसको ट्रायल किया जाता था कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जो हर एक चीज का एक पायलट प्रोजेक्ट होता था। उसके बाद उस रिजल्ट के आधार पर सरकारें बढ़ती थी। आज इससे मतलब नहीं है, साहब का आदेश हुआ,
बाहर की कंपनियों और अपने यहाँ इंडियन की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। बड़े मालिक ने आदेश दिया, सारी चीजें लागू हो जाती है। अभी बताइए, कोरोना में मोदी जी पहले अपनी वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट मिलता था उस पर फोटो लगा रखी। जब पता चला कि उसकी वजह से, जो कि कोर्ट में साबित हो गया कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को और भी बहुत सारी शरीर में गंभीर कोर्ट में समस्याएं आ ऐसा रही कुछ थी। साबित नहीं हुआ संदीप भाई, ऐसे नहीं बोलिए कोर्ट में साबित हो गया, थोड़ा सा गंभीरता से बात रखिए। उसमें आशंकाएं जाहिर की गई, लेकिन कोर्ट में साबित हो गया ऐसा ना कहें। मैं ब्रिटिश सरकार का जो आदेश आया है उस पर कंपनसेशन देना पड़ा है कंपनियों को, उसका भी आदेश कहिए तो आपको भेज देता हूँ। भारत में कहाँ आएगा साहब? वही उसी वैक्सीन के लिए अगर ब्रिटिश में वहां की कोर्ट कंपनसेशन लेती है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, और आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश नहीं आया। कोर्ट का आदेश अगर भारत आता है में तो भाई, भारत की बात हो रही है ना, अरे भारत की बात साहब, हो रही है। मानवीय दृष्टिकोण जो है वो ब्रिटिश के व्यक्ति का शरीर दूसरा है, इंडिया के व्यक्ति का शरीर दूसरा है क्या? अगर वैक्सीन साइड इफेक्ट कर रही है वहां पे तो अपने यहाँ भी करेगी। ये तो कॉमन सी बात है, अपने यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना। अरे जांच करने वाले वही सब कुछ, कितनी चीजें तो हैं, कहाँ अपने यहाँ ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है सर। ये तो यहाँ लोग मर रहे हैं, इतनी जनसंख्या है, क्या फर्क पड़ता है सरकार को? ये संवेदनहीन सरकार है, संवेदनाएं नहीं है सर। एक मौत पर जांच बैठ जाएगी और इस तरीके की चीजें होंगी। वो पहले होता था, 14 के बाद ये सारी चीजें भूल जाइए। बहुत सारे नेताओं के बयान भी बता सकता हूँ। तो वही चीज इस चीज में की गई। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, अगर कोई चीजें इस पर कोई रिसर्च हुआ है तो आप लोग बस इससे पूछिए कि इस तरीके का कोई अगर रिसर्च हुआ है तो बताइए लोगों को। क्या नहीं ये चीजें हैं, ये रिसर्च हुआ जो है आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी कानपुर ने, या किसी आईआईटी संस्थान ने इस तरीके का रिसर्च किया? एक फर्जी रिसर्च पत्र जिसकी कोई वैधानिकता नहीं है, उसको ये लोग दिखाते हैं। तो भाई आप सिर्फ आकर कोई चीज थोप दीजिएगा। अब बताइए, बनी है और ये सरकार मिलावटी सरकार है सर, हर चीज इनकी मिलावटी है। इन्होंने मिलावट को भी वैध कर दिया। पहले डीजल पेट्रोल में कैरोसिन मिला लेते थे तो लोगों को जेल हो जाती थी। आज इन्होंने उसको वैधता प्रदान कर दी कि हम मिलाएंगे और उसको आप वैधानिक रूप से मिलाइए। मतलब गजब बात है भाई। आपको एथेनॉल से चलाना है, आप ब्राजील का उदाहरण दे रहे हैं, तो वहां पर ऐसे थोड़ी ना लागू हो गया। वहां उसके लिए इंजन मॉडिफाई हुए, इंजन अलग से बने। अब आप कह रहे हो कि अपने यहाँ कंपनियां बना रही हैं इंजन, तो बना रही है। जो बेचारे पहले कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर गाड़ी खरीदा, उसकी जो बैंड बज रही है, वो अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगा देता है, लोगों का सपना होता है, उस सपने को आप चूर चूर कर दे रहे हो। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार से एक सीधा सवाल है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, एक सेकंड संदीप भाई, एक चीज और, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, ये तो 2009 में आया, जिसमें कहा तो उसी क्या रहा था ना कि इसमें आया कि इस, और बकायदा गैजेट ऑफ इंडिया में उसको मेंशन किया गया कि E20 का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है। E20 तब था ही नहीं। आप जिसकी बात कर रहे हो बायोडीजल है, उसको पढ़िए आप। नहीं, इथेनॉल बकायदा इथेनॉल का जिक्र किया तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सदन में। सुनिए सर, वो बायोडीजल की बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ भी रहे हैं वो बायोडीजल है। 2009 की बात कर रहे हैं, इथेनॉल के। हाँ सुनिए, और बायोडीजल नहीं कह रहा हूं मैं, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, बायोडीजल नहीं कहा मैंने। तब तक इथेनॉल का नाम ही नहीं था सर, कहीं पूरे इंडिया में नहीं बनता था। अरे सर, मैं फिर संदीप भाई 2005 में मैं बता तो रहा हूं, पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग के साथ आगे जाना है ना सर, तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं। हमने लागू नहीं किया, ना बनना स्टार्ट हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं ना, उसके लिए कोई नीति बनती है, लॉन्ग टर्म उसका रिसर्च होता है, वो सारी चीजें होती हैं। हमने कहा कि हमको जाना है, जाना बिल्कुल आप 100% चलाइए ना। हम कह रहे हैं कि आप एथेनॉल से 100% गाड़ियां चलाइए, लेकिन उसका फायदा, अभी एक तीसरी चीज जो मैं ऐड कर रहा था कि उसका फायदा पब्लिक को क्या, भी बात आई कि रेट सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल का रेट सस्ता हो गया क्या? आज 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल जो रेट उस समय था कांग्रेस के रिज्यूम में, तब जो है 55 रुपए में पेट्रोल मिलता था, और आज 85 रुपए से 60 रुपए के, यहां तक कि 40 रुपए तक गया। आपने पब्लिक को क्या फायदा दिया? तो आप ये गुमराह करना बंद करिए कि इसको पब्लिक का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, सर जो है लोगों को फायदा मिलेगा। और पांचवी चीज, विदेशी मुद्रा की सर बात हो रही है।
विदेशी मुद्रा की अगर आप बचत करना चाहते हैं, डीजल पेट्रोल से बचत करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उस पर आप काम करिए, उस पर ठीक आप है। सीएनजी तो करिए। अपने यहाँ बहुत से प्राकृतिक गैस भंडार थे जो कि हमारे रिज्यूम में बहुत सारे ओपन भी हुए, उसको ठीक आप है, दबा ओके, कर बैठे हो, उसको अडानी और अंबानी को दे रहे हो कि ठीक वो है संदीप भाई, निकालेंगे, बात पॉइंट क्योंकि आ गया आपको। ठीक है नितेश चौरसिया, नितेश जी, विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उसके किसी प्रमुख ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपनियों को कटघरे में खड़ा नहीं किया, और इस तरीके से जैसे अरविंद केजरीवाल आज सामने आए, उन्होंने कहा कि ये थोपा जा रहा है, मैं इन कंपनियों को चिट्ठी लिखूंगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, और जो विपक्षी दल हैं वो इस तरीके से इस मुद्दे पर, मतलब पार्टी का प्रमुख आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ऐसी स्थिति नहीं रही। तो अरविंद केजरीवाल, उन्हें लग रहा है कि इस मामले पर गलत हो रहा है और वो पब्लिक की आवाज बनकर सामने आए। की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पढ़े लिखे इंजीनियर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश ने सुना, और उसमें न सिर्फ वो एक तरीके से देश की जनता की बात कर रहे थे, वो बतौर इंजीनियर अपने एक्सपर्टाइज को भी शेयर कर रहे थे। और बड़े स्पष्ट मांग थी कि जो 6 कंपनियां मुख्य तौर पे जिसको भारत सरकार ने देश के सामने जो इतने भारी स्तर पे विरोध हो रहा है E20 को लेके, इथेनॉल को लेके, उसके समक्ष कुछ स्पष्टीकरण की के रखने के लिए उनको आगे करा था। और बतौर उसमें 3 कंपनियों ने मना भी कर दिया, मगर जिस 3 कंपनियों ने आज देश के समक्ष आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो E20 से कोई देश के ना तो गाड़ियों को नुकसान है, ना देश की जनता के साथ नुकसान है, लेकिन हमने उनके दोहरे चरित्र का उजागर करा। एक तरफ वही जो ऑर्डर मैनुअल होता है, वो एक तरीके से कस्टमर और कंपनीज के बीच का एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है, उसमें बड़े स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि अगर एथेनॉल 10 E10 के अलावा कोई भी गाड़ी का कोई और भी पेट्रोल यूज करते हो और उससे इंजन सीज होता है या डिस्टर्बेंस होती है, तो हम उसमें उसको कवर नहीं करते। और यही चीज सेम लाइन टोयोटा कंपनी भी लिख रही है, सेम लाइन मारुति सुजुकी भी, और सेम हीरो क्रॉस भी। अब ऐसे में बड़ा सीधा सीधा सवाल है कि अगर आप एक तरफ से ये स्पष्टीकरण दिलाते हो कि भाई देश की जो भारत सरकार है वो ऑटो इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आगे करती है, और वो एक भ्रामक खबर देती है, उसमें ये कहती है कि E20 देश के जो व्हीकल्स हैं उस पे गलत इफेक्टिव नहीं है, तो ये दोनों में फर्क क्यों? जो उनके दावे हैं, उनकी सच्चाई है, एक तो इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। और आपने देखा जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक करके सिलसिलेवार इस पॉइंट पर देश की जनता के सामने इस पूरे मामले को रख दिया। और अब ये जरूर हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात की स्पष्टीकरण दें कि अगर आपके द्वारा थोपे हुए E20 पेट्रोल से या ईंधन से देश की जनता की जो गाड़ी कमाई से खरीदी हुई गाड़ियां हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, उसकी इंजन पे कोई प्रभाव पड़ता है, सीज पड़ता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप तैयार हैं। और दूसरी बात, जो ऑर्डर मैनुअल जो गाड़ी कंपनी जो बड़ी जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने कस्टमर्स को दे रही है, उसमें वो संशोधन करेगी, और उससे होने वाले हर वो इफेक्ट को, जो E20 से जो भी इफेक्ट आने वाले हैं, उसको वो अपने जो कंडीशंस है उसको बदलेगी, और जो अपने सर्विस सेंटर्स हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट करेगी। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दे, जिससे कि दोहरा मानक ना रहे देश के सामने। और देश अगर कोई चीज अडॉप्ट कर रहा है जिसको आप इम्फेसाइज कर रहे हैं, बड़े स्तर पे देश के समक्ष देश के लोगों का विरोध है। आज आपने देखा होगा वीडियो, जिन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम के भाई का दर्जा के तौर पे कलाकार उस पे एक्ट किया था, लक्ष्मण जी का रोल निभाया था, उन्होंने भी इसका खुलकर विरोध किया। और जो आम जनमानस है वो सोशल मीडिया पे बड़े इसके कई सारे एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं और वीडियो विरोध के निकल के आ रहे हैं। ओके आलोक जी, आपने सबको सुन लिया। अब क्या विपक्ष जनता की चिंताओं को उजागर कर रहा है, जनता की चिंताओं को, उनके संशय को सामने ला रहा है, या विपक्ष इस समय भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है? आपके लिहाज से बचत हो रही है तो फिर कीमत कम नहीं हो रही फ्यूल की, और किसानों को फायदा हो रहा है, तो जो ये संशय है गाड़ियों को लेकर
और उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को अवसर मिला है, क्योंकि गाड़ी यूज करने वालों की संख्या देश में बहुत बड़ी है, और उनकी चिंताओं को विपक्ष होने के नाते उठाना क्या गलत है, या आपको लग रहा है कि भ्रम फैलाता है विपक्ष इसलिए आज भी भ्रम फैला रहा है? वरुण जी, एक्सपर्ट को सुनने के बाद मुझे नहीं ऐसा लगता है कि संदीप जी या नितेश जी कोई भ्रम फैला रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, ये इनिशियल पीरियड का टीदिंग प्रॉब्लम है। जैसे उन्होंने एक्सपर्ट ने कहा, इथेनॉल एक्सपर्ट ने, कि ये इंजन में कुछ तब्दीलियां की जानी चाहिए, तो आने वाले समय में वो सब तब्दीलियां हो जाएंगी और सुचारू रूप से जब बड़े बड़े देश, सबसे विश्व के विकसित देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फायदा ले रहे हैं, तो हम भी लेंगे। विपक्ष का काम है गलतियों को उजागर करना, तो वो अपना ड्यूटी सही निभा रहे हैं, लेकिन हम भी इसको, इस टीदिंग प्रॉब्लम को खत्म करके हम इसको बीच में मत बोलिए, सुचारू रूप से हम इसको लागू करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसका राजनीतिकरण करके कुछ अगर वोट लेने की इनकी मंशा है तो वो पूरा नहीं होगा। नहीं, तो फिर भाई आपको ये लग रहा है कि आम जनमानस चिंता जाहिर कर रहा है और सरकार की ओर से उस स्तर पर आकर उन चिंताओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है, तो फिर विपक्ष के पास तो अवसर आप खुद ही देंगे ना? नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोगों की चिंता पर काम कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि निकट भविष्य में इन सारी चीजों का समाधान कर दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। और जब विश्व के विकसित देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे यहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा, अच्छे ढंग से होगा, सुचारू रूप से होगा। आप कह रहे हैं कि हम अनभिज्ञ नहीं है लोगों की चिंताओं से, लेकिन मंत्रालय तो कह रहा है कि ये आरोप ही गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, जो है वो बहुत ही माइक्रो, मतलब माइन्यूट स्तर पर है और उसको बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाई चींटी लगने वाला वीडियो गलत है, ऐसा नहीं होता, 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, उन्होंने बताया ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक बात उनकी हो सकती है। वो कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों में हल्का फुल्का रबड़ में बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके अलावा उन्होंने देशों की सूची दी कि इन देशों में बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, तो निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये जो तमाम बातें की जा रही हैं ये गलत है, भ्रामक है और दावे के विपरीत है। मैंने आपको एक चीज बताया ना कि ये टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पे होगा और इससे जो फायदे मिलने वाले हैं उसका भारत के लोगों को भी लाभ मिलेगा। पहला फायदा किसानों की प्रगति होगी और दूसरा फायदा कि आम आदमी को इससे बहुत राहत मिलेगी जब प्राइसेज इसके कम आ जाएंगे तो। ठीक है। तो डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, जो सरकार की ओर से वो रिलीज आई थी मंत्रालय की ओर से, उसमें यह कहा गया था कि एआरआई से और दूसरी संस्थाओं से जांच कराई गई है, कोई नेगेटिव असर नहीं है। हाँ, कुछ पुरानी गाड़ियों में रबड़ पार्ट्स बदलने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने ये कहा गाड़ी का रखरखाव बेहतर रहे। इसके अलावा ये कहा गया कि इसका कोई मेजर असर नहीं है। माइलेज को लेकर भी उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ हल्का फुल्का, लेकिन जैसी बातें की जा रही है वैसा नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि पेट्रोल पंप पर सामान्य पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प होना चाहिए था? पेट्रोल पंप पर दोनों का विकल्प होना चाहिए था। E20 के लिए अभी हमारे जो गाड़ियां हैं उनके इंजन जो है वो बिल्कुल सुटेबल नहीं है। जब तक इंजनों में कोई बदलाव नहीं होगा उनके डिजाइनिंग में, तब तक जो इथेनॉल है वो जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर जा करके वो जो बनाएगा लेयर, उससे हमारे जो अंदरूनी पार्ट है मतलब इंजन के, वो तो जो डैमेज हो जाएंगे। इससे हमारी ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है और वो जो गाड़ियां हमारी पुरानी वाली है उनमें तो कुछ ऐसा कुछ वो सब गाड़ियां जो है पेट्रोल की आदी हैं, इथेनॉल मतलब E20 की आदी नहीं है। इस तरह की डिजाइनिंग ही नहीं उनकी गाड़ियों की। तो ये जो और वो दूसरा ये है कि इथेनॉल का जो के
कि ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी मिलती है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू पेट्रोल। और चूंकि केमिकल एनर्जी जो है कम मिलेगी, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, तो इंजनों की जो इफिशियंसी है वो भी बहुत कम हो जाएगी। नहीं, ये जो बताया गया कि 2023 से ये गाड़ियां बनने लगी, फ्यूल टैंक में पानी जाने की संभावना ना के बराबर है 23 के बाद वाली गाड़ियों में। पहले वाली गाड़ियों में कुछ परीक्षण में आया कि माइलेज पर कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा असर देखने को मिल सकता है, तो क्या वाकई हाँ, सरकार अगर अच्छा, अगर पानी जो है उसकी पेट्रोल के साथ जो है लेयर फॉर्मेशन को रोक दिया जाए, तो मतलब कि उस स्टेज को रोक दिया जाए, तो पानी जो है वो मतलब, क्योंकि पानी का नेचर है कोरोजन करना, रस्टिंग करना, तो अगर उसको पहले रोक दिया जाए, मतलब कि एंट्री के पहले, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो सकती है। लेकिन अभी तो इंडिया में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इंजन इस तरह का कंपेटेबल है कि जो है मतलब की 20 को झेल पाएगा। ठीक है, तो झेल पाएगा फिर तो देश में करोड़ों गाड़ियां हैं, क्या सरकार ऐसा रिस्क ले सकती है? संदीप जी, मुझे ये बताएं कि क्या पर्याप्त जन जागरूकता का अभाव रहा, या फिर जो टारगेट था 2030 का उसे समय से पहले अचीव किया गया, उसकी वजह से घबराहट है, या जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो प्रेस रिलीज जारी किए जा रहे हैं उनसे चिंता का निराकरण नहीं हो पा रहा है? देखिए वरुण जी, जन जागरूकता वो सरकार कराती है जो पारदर्शी होती है। यहाँ तो पीआर होता है, मोदी जी की फोटो लगता है कि ये चीज हो गई, और बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ जिसको जल्दबाजी करने के चक्कर में इन्होंने नष्ट कर दिया। कितने उदाहरण मैं दूं, जीएसटी ये लेके आए, जीएसटी हम ही लेके आए थे। आज जीएसटी पे छाती पीटते थे, 50 से ज्यादा बदलाव करने पड़ेंगे। लोगों का नुकसान हुआ, कितने लाख करोड़ रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा जीएसटी जनता से उगाए की। तो वो चीजें ये बाद में करते हैं जो इनको पहले करनी चाहिए। ये इनको पता नहीं है कि चीजें होती कैसे हैं, या ये जानना नहीं चाहते, या इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता को लूट लो और फिर लूटने के बाद बताओ नहीं नहीं आपका विरोध है इसलिए हम इससे इतना कर रहे हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात अभी मैं कर दूं, अभी बात आई कि रबड़ जो है चेंज करनी पड़ सकती है। साहब, रबड़ पे ही पूरा इंजन चलता है। हम एक जनरल भाषा में बता दें उसको, कई हम लोग अगर इंजन बनवाने जाते हैं या गाड़ी बनवाने जाते हैं तो ऑयल सील्स होती है, कार्बोरेटर में एक जो है रबड़ लगती है। आजकल देखिए टू व्हीलर में सर्वाधिक समस्या है, लोग कहते हैं कि गाड़ी हमारी भैया ओवर हो जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो रबड़ खत्म हो जाती है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगी। आप कह रहे रबड़ चेंज करानी पड़ सकती है। साहब, उस रबड़ की वजह से कितनी इंजन को नुकसान होता है उसका अंदाजा एक मिस्त्री बता सकता है या इंजीनियर बता सकता है कंपनी का, जो गांव में या जो उस तरीके का वर्क। वो आज मैं पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जो व्यक्ति दे रहा था उससे कस्टमर ने कहा कि भैया पेट्रोल कहाँ मिलावट करने लगे हो कि हमारा जो गाड़ी का एवरेज एकदम कम हो गया। तो उसकी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि ये सरकार जो कर रही है, इस गाड़ी को आपको साल 2 साल में भंगार में बेचना पड़ेगा। वो पेट्रोल देने वाली की बात कर रहा हूँ, वो इस चीज को समझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार नहीं समझ रही। तो इनकी नीयत में खोट है। और खोट क्यों है? 2 चीजें समझिए। गाड़ी जल्दी खराब होगी तो फिर आप गाड़ी खरीदेंगे तो फिर इनके बड़के मालिकों को फायदा होगा। एक व्यक्ति का, इनको ये नहीं पता कि एक छोटे व्यक्ति का सपना होता है, वो जिंदगी भर की पूंजी लगाकर गाड़ी खरीदता है, और वो गाड़ी अगर नष्ट हो जाएगी उसके लिए इन्होंने क्या क्या कोशिश की। 15 साल गाड़ी चलेगी, 15 के बाद 16 नहीं चलेगी। प्रताप ट्रैक्टर बनता था, आज के 40 साल पहले बनना बंद हो गया। आज भी घरों में लोगों के वो ट्रैक्टर चलता है, चल रहा है। तो आपकी ऐसी कौन सी नीति है, मतलब जो 40 साल पहले बंद हो गया बनना, वो लोग आज खेतों में काम कर रहे हैं उस ट्रैक्टर को चला के। आपकी ऐसी कैसी नीति है कि आप जो गाड़ी बनवा रहे हो या बना रहे हो उसको बाद 15 साल बाद यूज नहीं कर सकते हो? तो इसका सीधा उद्देश्य है कि एक तरफ अपने जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना, दूसरी तरफ इथेनॉल के बड़े बड़े प्लेयर, मंत्री साहब जैसे उनके लौंडे जो है बना रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाना।
सिर्फ और सिर्फ दो उद्देश्य है, ना इसको पब्लिक को फायदा पहुंच रहा है, ना किसानों की बात की जा रही है, ना किसानों को फायदा पहुंचा रहा है। ये नीति इनकी इस सरकार की नीति रही है कि बड़े व्यवसायियों को, बड़े प्लेयरों को फायदा पहुंचाना, और वही इस काम में भी वही कर रही है। ठीक है नितेश चौरसिया जी, अभी क्या T20 का विकल्प देना चाहिए सरकार को, या फिर ये हटा देनी चाहिए, या फिर इसे लागू करने में थोड़ा और समय लेकर सुधार के साथ आना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार सरकार एक भ्रामक माहौल में लाके खड़ी कर दी है, एक कितने देश की जनता को कंफ्यूज कर दिया है। जब एक देश की जनता ये जानना चाहती है कि भाई एक तरफ गाड़ियों की स्थिति इतनी खराब हो रही है और वो ना चाहते हुए भी E20 पेट्रोल उनके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। वो ऑप्शनल तो चाहती है, वो चाहती है कि हमें ओरिजिनल पेट्रोल मिले, बाकी उसकी स्वेच्छा है। जिसके पास जैसी गाड़ियों की व्यवस्था है, अगर उसके पास गाड़ी की व्यवस्था है, नई गाड़ी की व्यवस्था है, जिसकी इंजन कैपेसिटी E20 सर्वाइव करने की है, तो वो करे। मगर ऐसे बहुत बड़े स्तर पे इस देश में लोग हैं, ऐसे आंकड़े लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर हैं, जो अभी भी पुरानी गाड़ियों को लेके चल रहे हैं। और ऐसी ये संख्या शायद इससे अधिक है। तो ऐसे लोगों पे ये एम्फेसाइज ना किया जाए कि भाई कल को उनके इंजन सीज हो जाए, और इस तरह की गाड़ियों से, इस तरह के तेल से, इस तरह के फैसले से भारी रोष हो, देश की जनता का नुकसान हो, भारी नुकसान हो। और सबसे एक इम्पोर्टेंट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देश की जनता को से वोट चाहिए इनको, देश की जनता से टैक्स चाहिए इनको, और इस पर जब कोई देश की जनता कंफ्यूज हो जाती है तो एक्सपर्ट पैनल लेके आते हैं और ऑटो इंडस्ट्रीज वाले जाते हैं। भाई ऑटो इंडस्ट्री वाले क्यों मना करेंगे? आप सोचो, वो तो चाहेंगे अधिक से अधिक तेल। आप गाड़ियां खरीदो, E20 के आप E25 खरीदो, E30 डलवाओ, E40 डलवाओ, वो तो चाहेंगे आप पानी डाल के चलाओ, और उसके बाद वो हाथ खड़े कर लेंगे, जी साहब हमारे बस की नहीं है, तो हमने तो ये हमारे ऑर्डर जनरल से बहाल है, और आपने जो है जबरदस्ती इंजन सीज करा ली, और आप जो है अब इसके हकदार नहीं है, नई गाड़ी खरीदो। नई गाड़ी खरीदोगे उनको पैसा मिलेगा, और जो इनके रसूखदार है उनको उनका हिस्सा जाएगा, और फिर मार्केट में नया आप अपनी गाड़ी कमाई से कर्जा लोगे, लोन लोगे, घर बेचोगे, अपनी जरूरत के हिसाब से दोबारा से पैसा इकट्ठा करोगे और गाड़ी लोगे। अल्टीमेटली इसमें फायदा किसका है? आप सोच के देखिए कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं जनता को शोषित करने का, वंचित करने का, प्रताड़ित करने का एक सीधा साधा स्ट्रक्चरल संगठित तरीके से एक साजिश है जो हमें देखने को मिल रही है। ओके आलोक जी, क्या वाकई सरकार ने नहीं सोचा होगा कि 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खतरे में आ जाएंगी? जैसा संदीप और नितेश कह रहे हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी। आपको कितने लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं और दिक्कत आ रही है, और आ रही है? तो क्या सरकार ने थोड़ा गंभीरता से नहीं सोचा, या आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है वो अब ये बताएगा कि हाँ गाड़ियां खराब हो रही हैं, और आप लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से प्लान किए हुए इसे जमीन पर उतार दिया, परिणाम की चिंता किए बिना? देखिए गोयल साहब, ये भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं ऑपोजिशन के द्वारा। हमने कभी भी इस तरीके का कोई, ना हमारी मंशा थी कि हम लोगों की गाड़ियां खराब करा दें या उनके इंजन सीज करा दें। कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है, कुछ शिकायतें आई हैं, लेकिन कोई ऐसा भयानक शिकायत नहीं आया है, नहीं तो लोग सड़कों पर निकलकर और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते। कुछ गाड़ियों में आई है, हो सकता है पुरानी गाड़ियां हो, ये मैं नहीं कहता कि किसी में प्रॉब्लम नहीं आई है, कुछ में आई है। कुछ मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि उनकी माइलेज कम हो गई है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा और अब भी इस बात को बोल रहा हूं कि ये टीदिंग प्रॉब्लम है, ये आने वाले समय में ये पूरी तरीके से सॉल्व कर ली जाएंगी। और संदीप त्रिपाठी जी और नीतीश जी भी अपने अपनी गाड़ियों में एथेनॉल के साथ पेट्रोल या डीजल डलवाकर सुचारू रूप से जिंदगी के मजे ले रहे होंगे, ये हम आपको वादा नहीं ना। ऑप्शन तो एथेनॉल वाला ही डलवाना है आलोक जी, कोई ऑप्शन तो है नहीं। आप खुद मान रहे हैं कि आपके जानकार कह रहे हैं कि माइलेज कम हो रही है, तो फिर अगर आपके जानकार कह रहे हैं तो संदीप जी के जानकार भी कह रहे होंगे, नितेश जी के जानकार भी कह रहे होंगे।
हम इसके डिबेट पे नहीं बैठते अगर इसमें कुछ त्रुटियां नहीं होती तो। हम्म, कुछ तो बातें आई हैं जिसके कारण ये डिबेट का विषय बना है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को आई है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर कहेंगे तो इससे कोई बड़ी हम तो क्षति चाह नहीं रहे हैं होगी। कि आप कम से कम इतना इंडोर्स करा दीजिए सरकार से कि इससे दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट इसके लिए है, कंपनसेट करेगी। अरे रुक जाइए रुक कितनी जाइए बात कह रहे हैं हम तो आपसे, आप डॉक्टर साहब के पास जाने दीजिए, रुक जाइए रुक जाइए डॉक्टर साहब। ओके ओके, हो गया रुके रुके। डॉक्टर साहब, ये अगर साइंटिफिक एंगल से जाएं तो सरकार ने भी बड़े एक्सपर्ट्स की राय लेकर ये कदम उठाया होगा। क्या वाकई सरकार इस तरह का रिस्क ले सकती है कि करोड़ों गाड़ियों के भविष्य की वो चिंता ना करे और उसके बाद सरकार स्पष्टीकरण भी दे, सरकार ये भी बताए कि जैसी बातें की जा रही हैं वैसा नहीं है, पुरानी गाड़ियों में जो असर है वो हो सकता है मिनिमम, और 2023 के बाद की गाड़ियां तो हैं ही एफिशिएंट, उनके उनके वो बनी ही 20 के हिसाब से हैं। सर ऐसा है कि गाड़ी जो है को उसको जो मतलब ईंधन चाहिए वो पेट्रोल है। पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन है और इथेनॉल एक मतलब अल्कोहल है। इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। तो जो हमारे देश के इंजन हैं वो पेट्रोल के हिसाब से बने हुए हैं, जो उनकी मेकिंग इथेनॉल के अनुसार नहीं है। अगर जो है नई टेक्नोलॉजी ला करके उसको वो चेंज किया जाए तो ये गाड़ियां जो है इस इथेनॉल को वो बियर कर सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इथेनॉल का जो नेचर है कि वो जो नमी को कर लेता है, मतलब क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर वो कुछ ऐसे इस तरह के इंजन के बनाए जाए कि वो जो नमी आ रही है इंजन के अंदर उसको रोक दिया जाए, तो अब ये जाकर के ये पूरी मैकेनिज्म काम कर सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा इसमें सवाल है कि यहाँ तो फ्लेक्स फ्यूल की बात हो गई है, उसके पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं, उस वो फ्लेक्स फ्यूल 100% वाला शुरू हो गया है। तो सर जो इन चीजों के लिए पहले एक ये पायलट प्रोजेक्ट चलना चाहिए था, उस पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए थे, उसके बाद इसको जनता के लिए खोलना चाहिए था, उनकी गाड़ियों के लिए। क्योंकि इथेनॉल की प्रॉपर्टी अलग है और हाइड्रोकार्बन जो है ये बात आपने समझा दी, हमें समझ आ गई डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूं देश के 2-3 शहरों में सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल भी स्टार्ट कर दिया है, यानी 100% वो तो ब्लेंडिंग हो गई। तो वो गाड़ियां अगर 100% तक पे कुछ राज्यों में पायलट के तौर पर ही शुरू कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये थॉट तो क्लियर होगा ना कि सक्सेसफुल है। अब सर इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो इथेनॉल के बारे में जो मेरा उनका उसका किया जाएगा उस पेट्रोल के उसमें जहां कंटेनर है जहां पेट्रोल, तब तक हमारे जो ईंधन है मतलब पेट्रोल इंजन जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। ओके ठीक है। तो संदीप जी, ये फिर प्रश्न जो आज सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं, एथेनॉल ब्लेंडिंग का आप लोग उस समय समर्थन करते थे, आज नहीं कर रहे, ऐसा है, या इस तरीके के परिणाम आने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई, इस वजह से ये परिस्थिति बनी? इतनी डिबेट में दो चीजें क्लियर हो गई कि इथेनॉल से गाड़ियां चल सकती हैं, इथेनॉल मिक्स करके गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन उसके लिए इंजन में आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। तो हम ये समर्थन करते थे, करते हैं, लेकिन इस तरीके का समर्थन नहीं करते कि आप बिना किसी मैकेनिज्म चेंज किए सीधे आप थोप दीजिए। एक बात और बड़ू जी, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पर एक्स्ट्रा पावर पेट्रोल मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा पावर जिसका ऑक्टेन जो है 95 होता है। अगर एक्स्ट्रा पावर पेट्रोल अलग से मिल सकता है किसी पेट्रोल पंप पे, तो आप शुद्ध पेट्रोल किसी पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं दे सकते? 3 टाइप का आप कर दीजिए भाई, एक मशीन पर इथेनॉल मिक्स, एक पर एक्स्ट्रा पावर और एक पर शुद्ध पेट्रोल कर दीजिए। लोगों को जैसी गाड़ियां होंगी उसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन नहीं, ये थोपने वाले लोग हैं। सीधे राजा साहब का आदेश हुआ, ये भूल जाते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। राजा साहब से नहीं चलेगा कि राजा साहब को भी, और वो भी राजा कंप्रोमाइज राजा, कोई अमेरिका से कंप्रोमाइज कहता है, कोई अडानी से कंप्रोमाइज कहता है,
तो कंप्रोमाइज राजा के आदेश भी दूसरी जगह से आते हैं उसको फायदा पहुंचाने के लिए, ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज, एक बात और आप समझिए कि ये जिस तरीके से भी जो है आपने कहा कि 100% इथेनॉल के भी पेट्रोल पंप खुल गए हैं। वरुण जी, आप 100% इथेनॉल की बात छोड़िए, 100% बायोडीजल के पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, उन्हें गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको बायोडीजल के मिल जाएंगे। लेकिन वो बंद हो गए साहब, आज की डेट में वो बंद है। 99.9% बायोडीजल पेट्रोल पंप बंद हो गए। सच्चाई ये है कि किसी चीज को आप अभी बात आप करें कि इथेनॉल से चलने की तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि उससे हाइड्रोजन से चल रही है गाड़ियां, पानी से भी चलने लगी है गाड़ियां, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है भाई। लेकिन उस टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी जाना ही को पड़ेगा ना। पेट्रोल डीजल का भविष्य 50 साल का है मैक्सिमम। सर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन आप इंजन में तब्दीली करके तब जाइएगा ना। उसके लिए आप काम नहीं करना चाहते हो, आप ऑटोमोबाइल कंपनियों को बोलिए कि आप इसके लिए इस तरीके की गाड़ियां बनाइए, या जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें किस तरीके का मॉडिफाई हो सकता है, गाड़ियां सर्विस के लिए जाए, आप उस चीज को चेंज करिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए। नहीं, जब तक ये एक ड्यूरेशन पीरियड है कि गाड़ी की इतनी एज है, तब तक हम इसको इस तरीके से चलाएंगे कि 3 तरीके का पेट्रोल अब रखेंगे। मैं काउंटर लेकिन क्या लूं आलोक जी, तो बहुत सारी आपकी बातों से सहमति है ना, तो मैं काउंटर भी तो नहीं ले पा रहा हूं ना उनसे। हाँ, आलोक जी पर यार है, आलोक जी बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं, बहुत ही होशियार हमारे भाई हैं। वो जब भी सरकारें फंसती हैं, सरकार फंस जाती है तो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, वो लोगों के साथ खड़े होते दिखते हैं। लेकिन आलोक जी के साथ खड़े होने से हमें कोई फायदा नहीं है, जनता को कोई फायदा नहीं है, जब तक उस चीजों को लेकर सरकार नहीं खड़ी होती। ठीक है, सरकार का ओके। क्या स्टैंड है, दिक्कत इस बात से, आलोक जी के स्टैंड से हमें मतलब नहीं। आलोक जी तो खुद ही परेशान है बेचारे, उनकी गाड़ी का माइलेज खराब हो गया है, माइलेज कम हो गया है। आलोक जी प्रताड़ित है, वो तो खुल के नहीं बोल सकते, खुद ही कहते हैं चलिए भाई ठीक है, हमारे ओके ओके माइलेज कम हो गया, ओके। भाई हम क्या मैं करें। नितेश के पास हूँ, एक आलोक जी से सवाल ले लेता हूँ। आलोक जी, ये वैज्ञानिक बहस का विषय है या राजनीतिक फायदे का दिखाई दे रहा है आपको? जी आलोक जी, सवाल सुना मेरा आपने? एक बार फिर से रिपीट करें। ये आपको क्या लग रहा है, ये वैज्ञानिक विषय है या राजनीतिक फायदे का मामला बन गया है? देखिए, जिस तरीके से संदीप जी और चौरसिया जी इसको अपने तरफ खींच रहे हैं, इससे जनमानस के सुख की बात तो दूर, ये अपने तरफ कुछ वोट इसी बहाने खींचने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन वैसे ये मामला वैज्ञानिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब विकसित देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हो सकता है हमारी गाड़ियों में कुछ तब्दीली करनी पड़े, उसके बाद ये सुचारू रूप से चले, लेकिन इसका फायदा तो है ही कि प्राइसेस कम होंगी, दाम कम होगा, तो उसके लिए लोगों के जेब पर राहत होगी, और आने वाला भविष्य इथेनॉल का है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने कब मना किया था कि एथेनॉल को बढ़ावा नहीं देना, या हमने उसकी बात नहीं की थी, लेकिन आप लोग बिना तैयारी के ले आए। वो तो ये बात ठीक है कि उनकी सरकार ने ये बात की थी एथेनॉल को बढ़ावा देने की, लेकिन हम कितने तैयार हैं आपने उसको देखा ही नहीं। हम तैयार हैं, थोड़ी बहुत तैयारी में कमी रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, लगातार काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। ओके नितेश जी, अब मुझे बताएं कि इस बहस के इतर जो एक बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, क्या कंपनियों को लिखित रूप में ये देना चाहिए अगर वो ऐसी बात कर रही हैं, ताकि उनके दावे की पुष्टि हो सके? नहीं, सरकार के कहने में और कंपनियों की डिलीवरी में, दोनों में ना बड़ा फर्क आ रहा है। क्योंकि कंपनी एक तरफ से ये क्लेम कर रही है सरकार, और ये मैं सरकार के दबाव में कंपनियां बोल रही हैं, बड़े स्पष्ट तौर से कहता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से जनमानस का विरोध है, अभी आलोक जी कह रहे हैं कि जनमानस का कोई विरोध नहीं है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप सरकार में है, अहंकार सबको होता है। मगर जिस प्रकार से आम जनमानस का विरोध है, और ना ये विरोध नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये कल इतने बड़े प्रतिनिधि 8-10 लोग आते और इतनी बड़ी एक्सपर्ट पैनल बैठती और ये सब बातें होती और इस पर खुल के चर्चा होती और आज हम बैठ के बात कर रहे होते। वो कहीं ना कहीं दोहरी नीति दिख रही है। ये स्पष्ट तौर से है कि अगर ऑर्डर मैनुअल में, क्योंकि आपको मैं शेयर कर दूंगा, ऑर्डर मैनुअल बड़ी स्पष्ट है कि
E10 को के हिसाब से आज भी गाड़ियां मार्केट में चल रही हैं, चाहे वो नई गाड़ी हो चाहे वो पुरानी गाड़ियां हो। और वो स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि अगर E10 से अधिक आप कोई भी इथेनॉल पेट्रोल यूज करते हो तो उसको वो समझते हैं कि आप गलत और दूषित तेल यूज करते हो, वो उस कैटेगरी में रखते हैं और उसके द्वारा इंजन सीज होता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि हम उसमें कोई भी कंपनसेशन या किसी प्रकार का आपको वारंटी गारंटी अलाउ नहीं करेंगे। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा करा के जनता को बताया जा रहा है और जो डिलीवरी की जा रही है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। केजरीवाल जी बड़ी स्पष्ट चाहते हैं कि दोनों की लाइन क्लियर हो जाए, सरकार इस चीज को स्पष्ट कर दे, कंपनसेट करेगी गाड़ी कंपनी। तेल में बिल्कुल समय इतना ही इजाजत देता है, देश में तेल आयात की निर्भरता कम हो, ये हर कोई चाहता होगा, लेकिन E20 पर अगर कोई भ्रम है तो उसे दूर भी करना चाहिए और वाकई जो लोगों की चिंता है उस पर स्पष्टीकरण या फिर बात बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आनी चाहिए। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 में बात हो रही है गाड़ियों की, फ्यूल की, E20 की, तेल में एथेनॉल के उस खेल की, लेकिन उसके बाद ये जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं उस पर क्या कुछ ठोस निकलकर सामने आएगा उसका इंतजार है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।